नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। इस सुदर्शन बैच में अपन एक और कॉमन क्लास पढ़ने जा रहे हैं जो सभी परीक्षाओं में काम आने वाली है। आप लोगों के चतुश्रेणी कर्मचारी हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, रेट या जेल प्रहरी, क्योंकि सुदर्शन बैच में अपन पहले सारे कॉमन टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन, जहां से निश्चित रूप से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं, चाहे फैक्ट के रूप में बने चाहे कंसेप्ट के रूप में। अपन इस क्लास में कंसेप्ट और फैक्ट दोनों ही कवर करते हैं। कंसेप्ट भी क्लियर किया जाता है, फैक्ट भी क्लियर किया जाता है, और एग्जाम के लेवल के अनुसार, यदि लेवल एग्जाम का कम है तो उसके अनुसार, ज्यादा है तो उसके अनुसार। यहाँ पे ये मिक्स है तो आप लोगों को एक अच्छा खासा लेवल मिलेगा जो आप लोगों के लगभग इन एग्जाम में सभी में पर्याप्त है, और आराम से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, सबसे पहले देखो अपन शुरू करते हैं इस क्लास को। ध्यान आपका पूरी तरीके से जो है अब यहाँ होना चाहिए। इस सप्ताह की ये पहली क्लास है, यानी कि ये फिर से वापस सप्ताह शुरू हो रहा है अपना, और इस सप्ताह में प्रजामंडल अपन लगभग पूरा पढ़ लेंगे, किसान आंदोलन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो प्रजामंडल समझो पहले चीज को। कभी भी टॉपिक पढ़ो ना तो उसके बेस को समझो तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और सीखना आसान होता है। देखो प्रजामंडल का मतलब क्या होता है। प्रजा यानी कि जनता है, ठीक है, और मंडल क्या हो गया, एक तरह से समूह हो गया। ठीक है, यानी कि जनता का समूह है ये प्रजामंडल। जनता का एक ग्रुप ऑफ पब्लिक कह सकते हैं, जनता का समूह है। अब जनता का समूह क्यों होगा, कभी ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ेगी, उनकी कोई ना कोई मांग होगी। और ये किस समय की बातें हैं, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय की बातें। यानी कि जनता की मांग को एक सही तरीके से रखने के लिए, उनकी जो मांगे हैं उनके लिए एक प्रजा के मंडल की आवश्यकता है जो सरकार के समक्ष उनकी बातों को रख सके। अब सरकार भी दो तरह की ध्यान में रखो, एक तो राज्य के रियासतकालीन जो राजा थे उनकी सरकार है, और एक अंग्रेजों की, वो है उस समय ब्रिटिश कालीन सरकार है। और दोनों के सामने अपने को मांग रखनी है, यानी कि जनता को मांग रखनी, भैया हमारी डिमांड क्या है वो तो सुनो कम से कम। तो उसके लिए डायरेक्ट एक एक लोग, एक एक व्यक्ति की तो कोई सुनेगा नहीं, तो उसके लिए ग्रुप होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए, तो वो प्रजामंडल कहलाया। और इस दरमियान जो है बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी गतिविधियां हुई, कहीं बैठ के हुई, कहीं क्या हुए, कहीं रैलियां निकली, बहुत सारी गतिविधियां हुई। तो ये जो है एक आंदोलन का रूप लेते चले गए, और बहुत सारी सभाएं हुई, बहुत सारे संगठनों का गठन हुआ, ये सारी चीजें, इसलिए इसे जाना जाता है प्रजामंडल आंदोलन के नाम से। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं अपन पहली स्लाइड की तरफ कि ये जो है कब से ज्यादा इसका मतलब अस्तित्व में कब से आए, इनकी क्या रूपरेखा रही वगैरह, इनकी क्या मांगे रही, इन सबको पढ़ते हैं, फिर अपन जो है चलेंगे वहां अपने जहां फैक्ट बनते हैं। देखो प्रजामंडल से सवाल किस तरह के बनते हैं। प्रजामंडल से सवाल बनेंगे, एक तो इसकी पृष्ठभूमि से संबंधित, ठीक है, एक तो क्या बनेंगे, पृष्ठभूमि से संबंधित। एक ये बनते हैं कंसेप्चुअल, जो मैं अभी आप लोगों के क्लियर करवा दूंगा। एक बनेंगे फैक्ट रिलेटेड। अब फैक्ट वाले कैसे बनते हैं कि कौन सा प्रजामंडल कब गठित हुआ, ठीक है, कौन सा व्यक्ति उससे संबंधित था, ठीक है, कौन सा व्यक्ति उससे संबंधित था, ये प्रश्न ज्यादा बनते हैं प्रजामंडल में, कब और किस व्यक्ति का संबंध किससे है। और एक बनते हैं स्थापना से रिलेटेड, स्थापना किसने की, ठीक है। ये प्रश्न बनने के चांस 80% है, 80% चांस है कि प्रश्न यहां से बने, 20% आप लोगों के पृष्ठभूमि से बनते हैं, यानी कि कंसेप्चुअल इसमें बनते हैं, बाकी ज्यादातर इसमें फैक्चुअल सवाल बनते हैं। मैं मतलब सिर्फ मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप खुद जो है पुराने पेपर्स का एनालिसिस करके ये चीज पता लगा सकते हो। कभी भी उस टॉपिक को जो है कैसे कवर करना है इसका पता अपन को तभी लगेगा जब इससे पिछले परीक्षाओं में सवाल कैसे बने हैं इनको अपन अच्छे से देख लें, ठीक है। पीवाईक्यूज सभी जो है परीक्षाओं का आधार होता है अपने को समझने के लिए कि क्या कैसे बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टाबरो, अब जो है नहीं थारे अब मैन बतावे, सब पहला तो देखो वो नक्शो जो दियोड़ो है नहीं, इन नक्शे के मतलब है ये क्यों शामिल किया गया है। ये यदि आप देखो तो स्टेट ऑफ द राजपूताना एजेंसी 1931, और सबसे पहला प्रजामंडल जो अपने राजस्थान में गठित हुआ था, जयपुर प्रजामंडल, वो 1931 में ही हुआ था, ठीक है। पुनर्गठन बाद में अलग से हुआ, लेकिन 1931 में हुआ। उस समय राजपूताना रेजिडेंसी की मतलब राजपूताना स्टेट एजेंसी का नक्शा ये हुआ करता था। बड़ी बड़ी रियासतें यदि देखो आप, जैसलमेर, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर, ठीक है, या मेवाड़ हो गया, शाहपुरा वगैरह, ये जो है बड़ी बड़ी रियासतें, इन्हीं को अपने को प्रजामंडल के अंदर पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सिरोही के पास में यहाँ पे बॉम्बे पड़ता है, ठीक है, उस समय इसको जानते थे बंबई के नाम से। तो यहाँ पे आगे अभी आएगा अपने, जैसे सिरोही प्रजामंडल आएगा ना, उसकी स्थापना बंबई में हुई थी। 3 प्रजामंडल ऐसे हैं राजस्थान के
जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। अब बाहर क्यों हुई होगी? क्योंकि उस समय वहां की परिस्थिति ऐसी नहीं होगी कि प्रजा के एक ग्रुप को बनने दिया जाए। ठीक है, उस समय भी भैया बहुत उठापटक चलती थी। तो अपने को अभी उस काल में जीना है, इस आधे घंटे के लिए अपने को उस काल में चले जाना है, तो अपने को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो उद्देश्य इसके क्या क्या थे। ठीक है, शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया? प्रजा का समूह, प्रजा का समूह हो गया, प्रजा का मंडल हो गया। अब इसके उद्देश्य क्या क्या थे? स्वशासन की मांग करना, यानी कि इस समय यदि आप देखोगे तो अपने स्वतंत्रता आंदोलन का जो है पीक चल रहा था पूरी तरीके से। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन पूरा हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम था, गोलमेज सम्मेलन वगैरह ये सारे केंद्र में ये चीजें चल रही थी और यहाँ पे भी अपने प्रजामंडलों का गठन हो रहा था। भारत का कोई भी हिस्सा इसे अछूता नहीं था कि वहां पे जो है स्वतंत्रता आंदोलन की ये लहर नहीं पहुंच रही हो। ठीक है, ये जो है उससे कोई भी जो है पीछे बचा हुआ नहीं था। तो यहाँ पे भी अपनी भी मांग क्या थी? एक स्वशासन की मांग करनी, हमारा खुद का शासन होना चाहिए। अरे भैया अंग्रेजों, तुम तो किराएदार हो, यहाँ से खाली करो हमारा, है ना। स्वशासन की मांग होनी चाहिए। उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की, सरकार हमारे लिए क्या कार्य कर रही। उत्तरदायी का मतलब क्या होता है? सरकार जनता के प्रति उत्तर देने के लिए पाबंद हो कि सरकार हमारे लिए क्या कार्य कर रही है, उसके लिए सरकार जो है जवाबदेही हो। तो उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करना। अंग्रेज कोई उत्तरदायी थोड़ी थे, अंग्रेज कोई किसी को जवाब देते थे, कोड़े मार देते, किसी मर्जी पड़े जिसके 500 कोड़े, कोई जवाब था उनका? नहीं, वो तो बस उनको तो जैसे तैसे करके हुकूमत करनी थी। और यहाँ पे उत्तरदायी शासन का मतलब होता है जनता और सरकार का मिला जुला शासन। जनता की इच्छा के अनुसार सरकार का शासन होता है, वो उत्तरदायी शासन है। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। अब देखो डायरेक्ट कोई एक एक व्यक्ति आंदोलन कर रहा है तो महिलाओं की इतनी भागीदारी नहीं हो सकती, लेकिन एक मान लीजिए एक संगठन बन गया है और उस संगठन में जो है फिर महिलाएं भी भागीदारी करेगी, यानी कि एक पूरी व्यवस्थित तरीके से एक प्लानिंग के अनुसार यदि काम किया जाए तो महिलाएं भी भागीदारी कर सकती है। तो महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करना, क्योंकि आधी आबादी है महिला। भैया सशक्तिकरण का केंद्र भी तो महिलाएं हैं। तो यहाँ पे शासकों पर सहायक संधियां तोड़ने हेतु दबाव, क्योंकि सहायक संधियों के अधीन आकर जो है शासक एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बन गए थे अंग्रेजों के। कहने को नाम मात्र के वो शासन थे, लेकिन एक तरीके से वो कठपुतली शासक हो गए थे। क्योंकि अधीन किसके थे? आपको लड़ाई करनी है तो अंग्रेजों की परमिशन लेनी है, आपको कुछ भी काम करना है तो अंग्रेजों को बताकर करना है, तो फिर कैसे शासक। इसलिए यह था कि पहले आप सहायक संधियां तोड़िए, तब आप अपने देश के बारे में सोच पाओगे। तो ये सहायक संधियां तोड़ने पर दबाव डाला गया। ठीक है, रियासतों के भारतीय संघ में मिलने की पृष्ठभूमि कि भारतीय एक बड़ा संघ होगा, उसके अंदर अपने को मिलना होगा। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर भारतीय संघ बनाया पूरा, 562 जितनी रियासत थी, 3 अलग मान ले तो 565, तो उनका पूरा मिलके एक संघ बनाया। अब वो संघ नहीं बनता तो आज भारत देश जो अपन देख रहे हैं वो भारत देश नहीं होता, बल्कि भारत जो है 562 देशों में विभक्त होता, क्योंकि हर रियासत अलग थी। हर शासक चाहता था कि मेरा राज्य अलग हो, है ना। कौन चाहेगा कि मेरे ऊपर कोई अधिकार करे? तो इसलिए, लेकिन ये भारत के यूनिटी के लिए, मजबूती के लिए जरूरी था कि एक भारतीय संघ हो, और उस संघ में रियासतों को मिलाने के लिए भी प्रजामंडल ने प्रयास किए। उनका उद्देश्य था क्रांतिकारियों को सही दिशा देना, क्योंकि नेतृत्व बहुत जरूरी होता है। कहने का मतलब क्या है कि नेतृत्व करना। मान लो मारवाड़ के कुछ क्रांतिकारी है, अब मारवाड़ के क्रांतिकारी क्रांति करे तो करेगा, उनको एक दिशा तो मिलनी चाहिए कि भैया इस दिशा में बढ़ना है, और उसके लिए नेतृत्व होना चाहिए। फिर मारवाड़ के हो गए, मेवाड़ के हो गए, तो मतलब नेतृत्व होने से क्या होता है कि लीडर आपस में बात करके अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो है वो केंद्र में जो नेतृत्व है उनसे कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं। सीधी बात है, आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं, यदि ध्यान से सुन लोगे ना तो प्रजामंडल क्यों बने ये चीज आप लोगों के क्लियर है ना। कोई विद्यार्थी क्या ऊपर ऊपर से घूमते हैं, सिर्फ विजिटर, उनको लगता है कि गुरुजी वन लाइनर के कारण फेमस है, वन लाइनर लिखते हैं तो इनको कंसेप्ट नहीं बता रहे। भैया आओ कभी हवेली पे, आप लोगों को बताते हैं, हम तो कंसेप्ट में ही जीते हैं, कंसेप्ट पहले क्लियर करवाते। कंसेप्चुअल बुक भी आती है मेरी और वन लाइनर्स भी आती है। सबसे पहले किसी भी वैकेंसी की मैं कंसेप्चुअल बुक ही निकालता हूं गाइड के रूप में, उसके बाद में वन लाइनर निकालते हैं कि ये तो भैया करेगी सीधा वार, क्योंकि उस समय फिर समय होता है बच्चों के पास कम, और सीधे सीधे 90% सवाल उसमें से सीधे हूबहू छपते हैं। अब क्योंकि प्रश्न फैक्ट भी तो याद बहुत जरूरी है करने और एग्जाम के अनुसार,
तो वो चीजें हैं, अब जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता है कि जहां हजारों बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं फ्री एजुकेशन से और उन पुस्तकों से जिनको बहुत कम समय में बहुत सारा सिलेबस को अच्छे से कवर करवाना आता हो, तो फिर उसके लिए कोई मतलब जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो, जनता के अधिकारों का संरक्षण करना यह भी एक इनका उद्देश्य था। मेरे ख्याल से अब ये यहां से आप लोगों के उद्देश्य बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए कि प्रजामंडल के गठन का उद्देश्य क्या था। अब इन्हें जो है उद्देश्यों को, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है जो लिख रहे हैं, मैं वन लाइनर लिखता हूं इस आधार पे कि अब परीक्षा की दृष्टि से मेन पॉइंट ये है, लेकिन इसके अंदर की बातें जिसको अपन कंसेप्ट कहते हैं, मैं इसी पॉइंट को यहां पर लेकर पूरे बोर्ड पे यदि मैं भरूंगा और सिर्फ ये जो मैंने बताई वो समझाऊंगा, तो अपन कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, फिर तो अपन एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऐसा लगेगा। कंपटीशन एग्जाम क्या मांगता है, एग्जाम अप्रोच क्या है, उसके अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो, नहीं तो फिर 2 साल लग जाएंगे, आप इन्हें लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। ये स्कूल के 10वीं 12वीं के एग्जाम नहीं है बेटा, कंपटीशन एग्जाम है, नौकरी लेनी है तो तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीजें हैं उस तरीके से पढ़ने की। अब आप लोगों को ये पॉइंट बता दिया, अब ये पॉइंट दिमाग में आते ही आप लोगों के कंसेप्ट आना चाहिए कि हाँ इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। अब ले स्क्रीनशॉट, इनको लिख लेना बढ़िया तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब इसके की पॉइंट है कुछ कि प्रजामंडल आंदोलन, अपन एक एक प्रजामंडल आंदोलन को पढ़े उससे पहले जो है की पॉइंट ध्यान में रख लो। देखो 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ, ये डायरेक्ट फैक्ट भी बनता है, ठीक है। डायरेक्ट फैक्ट भी बनता है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ है, 1927 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया इसका गठन, तो रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी कि जो प्रजामंडल का भी एक उद्देश्य है उसके लिए ये था, यानी कि सब इनसे कोऑर्डिनेट करके अखिल भारतीय देशी राज्य, यानी कि पूरे भारत में, अब भारत में सिर्फ राजस्थान तो नहीं है और भी रियासतें हैं, जैसा मैंने आपको बताया 562 रियासतें थी उस समय, तो वहां पे जो है अपने सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन करके सब इनसे कोऑर्डिनेट करते हुए अपने वहां पे उत्तरदायी शासन के लिए प्रयास करेंगे, और ये इसका उद्देश्य था। कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रजामंडल को समर्थन कब मिला, देखो उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था यदि देखी जाए तो कांग्रेस थी। सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कौन सी थी, कांग्रेस थी। अब कांग्रेस को आज के जो है राजनीतिक दल से कंपेयर मत करना। कई विद्यार्थी जो है बहुत मतलब स्टडी, उनको कोई मोटिवेशन की चीज भी बताए ना कि इससे ये सीख मिली, तो भी वो राजनीति में घुसेंगे, और ऐसे जो घुसने वाले वो सिलेक्शन नहीं लेंगे, ये बात क्लियर है। क्योंकि राजनीतिक बात से भी अपने को अपनी बात पता होनी चाहिए कि हमारा हित किस में है, कि ये राजनीतिक प्रकरण देश के अंदर हुआ है लेकिन इससे हमें क्या सीख मिली, तो वो यदि किसी को जानना आ गया वो निश्चित रूप से कंपटीशन में विजय हासिल कर लेगा। बाकी तो आप भले उठक बैठक करते रहो, राजनीतिक प्रकरण आप देखो ना, राजनीतिक पार्टियों में भी आज हार जीत हुई है, कल वो साथ में बैठ के चीयर्स करेंगे और बढ़िया तरीके से हंसेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, और आप लोग आपस में झगड़ा कर करके मर जाओगे। इसलिए बेटा कब समझदार बनोगे आप, ये बताओ। कोई समझदारी की कोई वैलिडिटी है या कोई ऐसा मतलब है, कहीं लकीर है कि हाँ इसको पार करने के बाद हम समझदार बने, मतलब कब बनोगे। अभी तक भी आप में मतलब बुद्धिजीवी होते हुए भी आप लोग ऐसी हरकतें करते हो। मेरे को कई बार जो है हंसता हूं, मैं सोचता हूं कि भैया ये देखो हाल भी है टाबर जीवी, हालांकि हाल जरूरी भी है क्योंकि सभी बुद्धिजीवी हो गए, सभी जो है इतने समझदार हो गए, तो फिर सीटें कम पड़ेगी सिलेक्शन के लिए, तो कुछ ऐसे भी तो चाहिए अपने जो सिर्फ खुरापात में दिमाग लगाए और बाकी जो है समझदार बढ़िया उससे सीख लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रजामंडल को समर्थन कब मिला है, एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखना, हरिपुरा अधिवेशन। और ये कब हुआ ये भी पूछते हैं, 1938। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना, हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था ना, इससे कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, और कांग्रेस के मंच से जो है सबसे पहला समर्थन जो मिला था प्रजामंडलों को, वो यहां से मिल गया था, ठीक है। अब यहां पे जो है सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये ध्यान रखना है। साथ ही ध्यान रखना यदि पूछ ले कि ये कौन सा अधिवेशन था, तो ये 51वां अधिवेशन था कांग्रेस का। जहां पे आप लोगों को देखो डीप जाना है मैं डीप ले जाऊंगा, जहां पे आप लोगों को ऊपर से पढ़ना है मैं ऊपर से पढ़ाऊंगा, यानी एग्जाम
एग्जामिनर क्या मांगता है वो हमें पता होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को उसके अनुसार चलना, बहुत ज्यादा बौखलाहट में मत आ जाना कभी भी कि हाँ ये कैसे क्या, जहां पे बनेगा ना। और मैं कह रहा हूं कि यदि एग्जाम में क्या आपको लगे कि हाँ पेपर मॉडरेट टाइप का बहुत भारी सवाल आए, तो वो सभी के लिए भारी है, वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं है। इसलिए माहौल में मत आओ, माहौल अपना ही रखो कि हाँ अपनी रणनीति है वो सही है। खुद की बनाई हुई रणनीति कभी गलत नहीं होती, ठीक है। बहुत तरह का माहौल बनता है, तो माहौल से बचो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो बस, बाकी किसी में कुछ नहीं रखा। राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो सीधा राजधानी से शुरू करो, जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। और 1931, ये भी ध्यान रखना, 1931। राजस्थान से बाहर स्थापित प्रजामंडल कौन कौन से? तो राजस्थान से बाहर देखो, एक तो हुआ आप लोगों के बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर, सिरोही, और कौन सा था? भरतपुर। ये राजस्थान से बाहर स्थापित हुए। बीकानेर हुआ है कलकत्ता के अंदर, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई? इसकी की गई कलकत्ता, इसकी की गई बंबई, और इसकी की गई रेवाड़ी के अंदर, इसकी की गई रेवाड़ी के अंदर। क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि इनके खुद के राज्य के, खुद की रियासत के अंदर प्रजामंडल की स्थापना नहीं की जा सकती थी, तो इन्होंने जो है बाहर की, इनके नेता जो थे यहाँ के सक्रिय, वो बाहर जाके वहां पे इनकी स्थापना की है। तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना। अब इसकी यदि ट्रिक बताएं कि गुरुजी याद कैसे रहेगा, तो प्रजामंडल को मैं रुकून भरी के बी बरसी, कहीं कहा क्या? बी बरसी, यानी कि यहां से तो आप लोगों के आ जाएगा बीकानेर, यहां से आ जाएगा भरतपुर, और यहां से आ जाएगा सिरोही। देखो ट्रिक बोझ नहीं है, ट्रिक है आप लोगों के लिए आसानी। एक तो आप लोगों को डायरेक्ट याद करना है बीकानेर, भरतपुर, सिरोही, एक के प्रजामंडल को मैं रुकून भरसी के बी बरसी। तो ये है स्मार्ट स्टडी। हाँ डर्रे पर चलना है तो आप चल सकते हो, बाकी ये स्मार्ट स्टडी है जो आप लोगों का समय बचाती है, आप लोगों की याददाश्त जो है उसके अनुसार, मतलब बहुत ज्यादा आप याद रख सकते हो कम एफर्ट के अंदर। ये चीजें हैं बस, कि एफर्ट थोड़ी लगाओ, भी परसेंट की एफर्ट है क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या इसके अंदर? कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी है, हमने भी उनसे सिलेक्शन लिया, हजारों बंदों ने लिया है, आप भी लोगे, ठीक है। तो ये ले पहले तो स्क्रीनशॉट आप लोग क्या। हाँ अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो क्या हुआ कि प्रजामंडलों के वर्ष के नाम से, देखो अभी अपन ने बात की थी कि कहां से इसको समर्थन मिला है कांग्रेस का, तो 1938 से। तो 1938 में जैसे समर्थन मिला है, उसके बाद में 1938 में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना हुई राजस्थान के अंदर। अब अपन जो पढ़ेंगे आज की क्लास में आपको ज्यादातर ट्रिक्स मिलेगी। इससे क्या होगा कि प्रजामंडलों का आप लोगों के एक मतलब क्रम नहीं चुकेगा, आप लोगों को एक सीधे सीधे याद हो जाएंगे क्या। हाँ ये, क्योंकि ये मिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे कितने याद कर लो, फिर ये जो है ना मिक्स होने लगेंगे ना, फिर किसकी स्थापना किसने की, किसकी स्थापना कब हुई, इतने मिक्स होंगे कि आप लोग मतलब फिर कहोगे कि यार सारा गुड़ गोबर हो गया। इसलिए ये बहुत बढ़िया तरीका है। देखो नंबर एक मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूंगा, ट्रिक से याद कर लो, डायरेक्ट आप लोगों के कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी बात क्या, नहीं तो इस ट्रिक से जो मैटर निकलेगा वो उसको ऐसे याद कर लेना, सीधा याद कर लेना, अपनी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से क्योंकि इससे ये टॉपिक मिक्स होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रिक्स की जरूरत है। प्रजामंडलों का वर्ष 1938, इसमें सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना हुई, इसको याद करो यूकेएबीएसडी, ठीक है, यूकेएबीएसडी। इससे क्या होगा आप लोगों के याद हो जाएगी कि यूकेएबीएसडी। अब देखो उदयपुर प्रजामंडल, यू यानी कि उदयपुर। अब उदयपुर को उस समय क्या कह सकते थे अपन? मेवाड़ कह सकते थे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। यूकेएबीएसडी। अब यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है के से करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। ए से ध्यान रखो अलवर प्रजामंडल, ठीक है। और जैसा क्रम बता रहा हूं वैसे याद रखना, क्योंकि इनके जो स्थापना की है ना इन्होंने, जिसने इसकी स्थापना की है वो भी इसी क्रम से याद करना है। उसके बाद में आप लोगों के किसी तरीके से प्रश्न गलत नहीं होगा। उदयपुर, करौली, अलवर, यहां से ध्यान रखो भरतपुर, भरतपुर, यहां से ध्यान रखो शाहपुरा, ठीक है, और यहां से ध्यान रखो धौलपुर, ठीक है। देखो उदयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर,
शाहपुरा और धौलपुर। कौन कौन से? उदयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा और धौलपुर। ये इस क्रम से आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, इस क्रम से याद हो गया। यानी कि 1938 में कौन कौन से, वो तो सीधे याद, यूकेएबीएसडी, बस यूकेएबीएसडी। अब समस्या अभी नहीं आएगी, ये 6 ही याद करने होंगे ना, तो समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगी जब आगे बढ़ते जाएंगे, सारे याद करने होंगे, तब कब मिक्स होंगे, इसलिए इसको ऐसे याद करो। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले बच्चे ध्यान रखना, आप लोगों के प्रश्न सीधा यहीं से ही बनेगा। सीधा प्रश्न, आप लोगों के तो डिटेल में जाना ही नहीं है एग्जामिनर को, सीधे सीधे प्रश्न। पशु परिचर का एग्जाम उठाकर देख लेना, एग्जाम पेपर बहुत मैंने माथे फोड़े थे स्टूडेंट से कि भैया ज्यादा गहराई में मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो क्या नहीं हम तो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि कुशल तैराक ही डूबा करते हैं, जो व्यवस्थित काम कर ले वो कभी नहीं डूबते। देखो अब इसकी ट्रिक है बल 13। 13 यानी अपने बल किसके पास है? देवों के देव महादेव, उनके पास ही बल है, उनके पास त्रिशूल है। त्रि याद रखना, बल 13 यानी त्रि। ठीक है, हरि गोपी रमेश ओझा के पास, यानी पूरे भगवान को समर्पण अपना कर दो कि भगवान तुम ही हो, हमारा तो बेड़ा पार करने के लिए। बल 13 है, हरि गोपी। ठीक है, किसे? भगवान से संबंधित है। भगवान की पूजा कौन करते हैं? ओझा जी करते हैं, रमेश ओझा। और रमेश ओझा जी क्या करेंगे? भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे कि बल 13 हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, क्या थारे कृपा चाहिए नहीं अगर तो प्रयागराज मैं कौन जाने रे काम कौन, कि बल 13 है, सभी जगह है बल 13 हरि गोपी रमेश ओझा के पास, हरि गोपी का बल है, रमेश ओझा उनके पंडित है, उनके पास में प्रसाद चढ़ाना है। ठीक है, प्रजामंडल याद हो जाएंगे। कृपा यही रुकी हुई है कि बल 13 हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, बल 13 हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। अब इसको अपन निकालते हैं। देखो सबसे पहले मेवाड़ के अंदर आप लोगों को लेना है बलवंत सिंह मेहता। डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, पहले एक बार याद कर लो बलवंत सिंह मेहता। अब देखो जहां पे अध्यक्ष पूछते हैं, मैंने वहां पे अध्यक्ष को ज्यादा हाईलाइट किया है। जहां पे संस्थापक पूछते हैं, जैसे कि माणिक्यलाल वर्मा, अपन पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि माणिक्यलाल वर्मा ने जो स्थापना की, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मैं वह चीज ले रहा हूं ट्रिक के अंदर जो सीधी पूछी जाती है कि इसका संबंध किससे था। ठीक है, वो सीधी पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आपने को। ठीक है ना, फिर देखो यहाँ पे 13 यानी कि इसको त्रि गिनना है, इससे ध्यान रखना है त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर। अब देखो पहला क्या था? उदयपुर। उदयपुर का आपने क्या याद रखना है? ये नंबर 1 है, ये भी नंबर 1। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता। करौली में ध्यान रखना त्रिलोक चंद माथुर। करौली में क्या ध्यान रखोगे? त्रिलोक चंद माथुर ध्यान रखोगे करौली के अंदर। फिर अपने तीसरा नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर है अपने अलवर। तीसरा नंबर क्या है? अलवर। अलवर में यहां पे क्या आया है? अपने हरि। तो यहां से ध्यान रखना है हरि नारायण शर्मा। हरि नारायण शर्मा। ठीक है, नंबर 4 क्या है? अपने भरतपुर। ये क्या था? नंबर 3। नंबर 4 क्या है? अपने भरतपुर। भरतपुर में क्या आया है? अपने गोपी। तो यहां पे ध्यान रखना गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव क्या आया? नंबर 4। ठीक है, फिर अपने क्या 5 नंबर पे क्या है? शाहपुरा। 5 नंबर पे क्या है? शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा के अंदर अपने को ये पूरा ध्यान रखना है रमेश चंद्र ओझा। रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, जिसने रमेश चंद्र ओझा ने स्थापना की। फिर अपने 6 नंबर पे क्या है? धौलपुर है। और 6 नंबर पे यहां पे ये प्रसाद लिखा हुआ है ना, इससे ध्यान रखना ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। देखो कितने मतलब बढ़िया तरीके हूं, मतलब शांति से 10 मिनट इसको सुन भी लिया ना आप लोगों ने, तो भी आप लोगों के याद है। यूकेएबीएसडी बल 13 हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, मुझे याद है तो आप लोगों को क्यों नहीं हो सकता? मेरी बुद्धि लब्धि तो आप लोगों से बहुत कम है, आप लोग तो मेरे से बहुत ज्यादा होशियार हो, फिर भी याद नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ये ध्यान रखो बल 13 हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। तो फिर उदयपुर के कौन? बलवंत सिंह मेहता। करौली के त्रिलोक चंद माथुर। अलवर के हरिनारायण शर्मा। ठीक है, भरतपुर के गोपीलाल यादव। शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा और धौलपुर के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। एक और कंफ्यूजन जो विद्यार्थियों के आएगा वो मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं बता रहा हूं इसका 1938 और कई विद्यार्थी जो है इसका सन अलग अलग पुस्तकों में पढ़ रहे होंगे 1936। फिर वो बाकी सब चीजें उनके लिए गौण हो जाती है कि यहाँ पे क्या बताया है, प्रश्न कहां से बन रहा है, उनका ध्यान सिर्फ कहां जाएगा? गुरुजी धौलपुर 1938 आपने गलत बताया, वो 1936 है। सिर्फ ये इस पे ही ध्यान जाता है और
इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में आप चेक करके देख लेना, मेरे बताने के बावजूद भी ये कमेंट देखने को मिलेंगे कि गुरुजी 1938 आपने गलत बताया। एक्चुअली ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू विद्यार्थी का ये होता है कि मैंने कहीं भी पढ़ा है, चाहे मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, मैंने कहीं पढ़ा, वही मेरे अनुसार सही है। ये विद्यार्थी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब आप ये देखो कि आपने एक पुस्तक पढ़ी है, हमने उसी से रिलेटेड 15 पुस्तक पढ़ी है, और धौलपुर के मामले में 15 में से 8 पुस्तक में 1938 मिला और 7 पुस्तक में 1936 मिला। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1936 भी नहीं मिला, मिला है, वो भी सन वो भी लिखा हुआ मिलता है, इवन की ऑथेंटिक पुस्तकों में भी मिला है। ठीक है, 1938 भी 1936 भी, इसलिए ऑप्शन ध्यान रखना, इसको ऑब्लिक में ध्यान रखना, ये भी ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों ही ध्यान में रखना है, 1938 भी और 1936 भी, दोनों साथ में नहीं पूछे जाएंगे, दोनों साथ में नहीं पूछे जाएंगे, ये भी आप लोगों को बता दूं। अब इसके बाद भी यदि कोई कमेंट करे गुरुजी हमने ये पढ़ा है, आप ये बता रहे हो, सही क्या है, तो भैया सही ये है कि तू केवलिन है, तुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, तेरा ज्ञान पूरा हो गया, तू जो है अब केवलिन हो गया, अब तेरा मंदिर बनेगा, लोग पूजा करेंगे, पूजेंगे, भगवान का दर्जा देंगे, बस यही है सार। ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो यहां पे और कुछ मैट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, अन्य प्रजामंडल वर्ष है, ये जो है KSK, ये आप लोगों को ध्यान रखना है 1939, इनकी स्थापना कब हुई है। KSK जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये 1939 में स्थापित है। आप कौन कौन से हैं देखो, कौन कौन से है देखो, यहां K से ध्यान रखना है कि कोटा, S से ध्यान रखना है कि सिरोही, और फिर K है, इससे ध्यान रखना है किशनगढ़। किशनगढ़ कौन फोन करे यार सुबह सुबह। ठीक है, इनके बाद ध्यान रखो, ये तो हो गई ये। ठीक है, KSK। इसके बाद में अपने ट्रिक लिखी इनके संस्थापक की, न्यू गो क्रांति। क्या लिखी है, न्यू गो क्रांति। तो कई जगह तो लिखा मिलता है न्यून राम शर्मा, कई जगह लिखा मिलता है नैनू राम शर्मा, नैनू राम शर्मा। ये किसके हो गए, सबसे पहले क्या लिखा है अपन ने, कोटा लिखा है। ठीक है, तो कोटा के हो गए नैनूराम शर्मा। अब गो यानी कि गोकुल बाई भट्ट, गो यानी गोकुल बाई भट्ट, इन्हें बट्टा नहीं भट्ट करना, इन्हें क्या कहा जाता है पता है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान के गांधी। ठीक है, ये ध्यान रखना, राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर है अपने किशनगढ़, इसके है कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी जो है ना, वो 2 प्रजामंडलों के अध्यक्ष रहे हैं, एक तो इसके भी, एक बूंदी में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक बूंदी में भी अपन पढ़ेंगे, ये आगे आगे आपके बूंदी भी है तुरंत ही। ठीक है, अब देखो बीमा बूंदी का, ये याद रखना, इससे बीमा से क्या होगा, एक तो ध्यान रखना बीकानेर, बी से तो बीकानेर, और म से ध्यान रखो मगाराम वैद्य, मगाराम वैद्य। ठीक है, और ये हुई है 1936 के अंदर, ये बीकानेर जो है 1936 के अंदर है। ठीक है, और बूंदी, बूंदी का यानी कि ये तो बूंदी है ही, और का से क्या है, कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी। ठीक है, यहां ध्यान रखना, ले स्क्रीनशॉट, बीमा बूंदी का यहां ध्यान रखना है। ठीक है, बूंदी वाला भी जो है ना, ये भी 1931 के अंदर है, ये ध्यान रखना, ये भी 1931 में स्थापित है। ठीक है, बाकी सबके सन भी बता दिया आप लोगों को, और ये आप लोगों के संस्थापक भी हो गए। ये मैन आप लोगों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तो यहीं से प्रश्न बनेगा, मैन आप लोगों के ये है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे ना अपन, अब डिटेल में बढ़ेंगे कि अब मारवाड़ प्रजामंडल डिटेल में बढ़ते हैं, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, ये जो है डिटेल में, वहां कौन कौन से संगठन बने, वहां कौन कौन सी घटनाएं हुई। ठीक है, वो सारी चीजें जो है, वहां कौन कौन से लोग और जुड़े हुए थे, ये सारी चीजें अब डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब एक और रहा है अभी तो, हाँ एक और ट्रिक है भैया बाकी है। अब यहाँ यूं है कि फोन नंबर याद रखना, याद रख लो 42 43 44 45 45 46।
ठीक है। 42 43 44 45 45 46, 42 43 44 45 45 46, यहाँ याद रख लो। और यहाँ ध्यान रखो कुबाडू जयपुर जा, ठीक है। जयपुर जा मतलब कि जयपुर जा, इस तरीके से याद रखना, कुबाडू जयपुर जा। पहले ये बता देता हूं इसमें कौन कौन से आ रहे हैं। देखो कुशलगढ़, ये तो यानी कि इसके आगे 19 लगाना है आप लोगों को। जैसे कि ये है तो 1942, ठीक है, ये है तो 1943, और इसी तरीके से ये चलना है। फिर बता दूं कि सन में आप लोगों को जो है किसी का कहीं, मैं बता रहा हूं यहाँ 45, आप लोग कहोगे कि गुरुजी हमने 46 पढ़ा है। मैं आप लोगों को सब जगह से देखकर बता रहा हूं। इसके अलावा आप लोगों को इतना डाउट मन में नहीं रखना है। ये जो है वैसे सही है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद ही दिया जा रहा है, कहीं कोई गलत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है इस सन के अनुसार इसको क्रम में जमाते जाना है। यहाँ पे आ जाएगा कुशलगढ़, क्या आ जाएगा, कुशलगढ़। यहां से ध्यान रखना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। फिर ध्यान रखना डूंगरपुर, यहां से ध्यान रखना जैसलमेर, जैसलमेर। यहां से ध्यान रखना प्रतापगढ़, और यहां से ध्यान रखना झालावाड़। क्या ध्यान रखोगे, झालावाड़। ले कुबाडू जयपुर जा, 42 43 44 45 45 46, ठीक है। कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, झालावाड़, इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब इसकी संस्थापक की यदि मैं ट्रिक बताऊं, एक बहुत शानदार है। ट्रिक ऐसी है कि भले भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा। सब क्रम से ही हो, क्रम मत चूकना। भले भोपे के पास एक्चुअली ये ट्रिक है जो है ना, ये मेरी खुराफाती प्रवृत्ति का परिणाम है। जब हम स्टडी करते थे उस समय कंपटीशन एग्जाम की, तो याद नहीं होती इन चीजें, तो हम क्या ट्रिक बनाते रहते। ये ज्यादातर ट्रिकें उस समय की बनी हुई है मेरी, और वो मेरी ट्रिकें हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप हूबहू याद करो, आप अपनी खुद की भी बना सकते हो, ठीक है। और फिर जो है मेरे लिए बहुत आसान हो गया जीके। उस समय जब मेरी तैयारी अच्छी बढ़िया टॉप क्लास चल रही थी, जब टॉप किया था मैंने राजस्थान, तब जो है एवरेज 3 से 5 सेकंड में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे उत्तर आ जाता था। और यदि उत्तर नहीं आता तो फिर उस प्रश्न से रिलेटेड पूरा टॉपिक में उस पूरे दिन लेकर बैठता कि आया क्यों नहीं, ठीक है। यानी उसके इर्द गिर्द वगैरह सब कुछ, वो जुनून था। ऐसा जुनून होना भी चाहिए। ऐसा जुनून जो है परिणाम देता है आप लोगों को। ऐसा जुनून आप लोगों की जिद बढ़ाता है। ऐसा जुनून आप लोगों का जज्बा बढ़ाता है। तो जुनून होना भी चाहिए, जुनून के बिना चीजें नहीं होती है। तो ये जुनून था। आप लोग भी अपने देखो 4 चीजें हैं, जिद, जुनून, जज्बा और जवाब। ये 4 जे जो है ना, ये आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, बशर्ते आप इसको अपने अंदर उतारो। ये 4 जे आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं। जिद, जुनून, जज्बा और जवाब। जवाब देना है किसी को, उसके लिए जिद होनी चाहिए, उसके लिए जज्बा होना चाहिए, उसके लिए जुनून होना चाहिए। और जुनून इतना होना चाहिए कि जिसे पागलपन की हद कहा जाए, और उस पागलपन की हद के बाहर का परिणाम सफलता है बेटा। बस जिस दिन आप लोगों के लिए अंदर ये 4 जे वाली शक्ति जाग गई, ये 4 जे वाला जुनून जाग गया, फिर आप समझोगे आपने जो है झंडे गाड़ दिए। चलो भाई देखो, एट्रिका बिटाइमरी बनायोडी है, ठीक है। एट्रिका बिटाइमरी बनायोडी है। भले बोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा। इनको जमाना ऐसे क्रम से ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 अभी जैसे अपन ने देखा, वैसे ही आप लोगों को इसको भी क्रम से ही जमाना है, ठीक है ना। अब देखो यहां से जो है भले से आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई भलाई आदमी होगा तो जिसका नाम भंवरलाल निगम है। भले यानी कि भंवर लाल निगम, भंवरलाल निगम, ठीक है। बोपा यानी बोपा स्वामी। अरे बोपा स्वामी नहीं है, भूपेंद्र त्रिवेदी, भूपेंद्र त्रिवेदी है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या है, भोग लगाने के, यानी कि भोगी लाल पंड्या। क्या ध्यान रखोगे, भोगी लाल पंड्या। अब कैसे याद रखोगे, ये 3रे नंबर पे आया ना, तो 3रे नंबर पे क्या है, डूंगरपुर है। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आ जाओ सीधा मीठी, यानी कि मीठा लाल व्यास। क्या आएगा, मीठा
लाल व्यास। अब नाम तो देखो आप लोगों को याद होने चाहिए ना, लोगों के पहले नाम याद होने चाहिए, फिर पता चलेगा कि हाँ मीठी से मीठा लाल व्यास निकालना है, इसलिए पहले नाम याद करना। मैं डिटेल भी पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को प्रजामंडल की, उसमें लिखाऊंगा सारी चीजें, तो पहले वो डिटेल याद करना, उसके बाद में आप ट्रिक्स अप्लाई करना, आप लोगों के लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो चुन्नी, तो चुन्नी लाल प्रभाकर, चुन्नी लाल प्रभाकर। देखो कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे, तो प्रतापगढ़ के अंदर क्या है, चुन्नीलाल प्रभाकर। फिर ये मंगा, मंगा से ध्यान रखना, मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य। अब आप लोगों को नाम ही याद नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करोगे तो नहीं बैठेगी, इसलिए पहले अपन डिटेल जब पढ़ेंगे ना इसकी, तो पहले अपने को नाम सारे ध्यान रखने होंगे, उसके बाद में अपन जो है इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ये ले स्क्रीनशॉट आप पहले, ये लो स्क्रीनशॉट, ये लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है टाबरो। इनके बाद जो है अपन डिटेल में चलेंगे, इसके बाद में सारी चीजें, ठीक है ना, सारी चीजें डिटेल में चलेंगे। और आज की क्लास को अपन करते हैं यहीं पे पूरा। देखो ग्रेड 3 की जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है अपन ने, कॉम्बो ज्वाइन कर लेना आप, उसमें ज्यादा फायदा है। यानी ग्रेड 3 की टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करोगे तो अभी से जो है आपको 28 फरवरी 2026 यानी कि अभी से 1 साल मिलेगी। जितना लेट होगे उतनी वैलिडिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, और बाकी चतुश्रेणी वगैरह ये भी अपने लॉन्च कर रखी है, आप अभ्यास साथ साथ करते रहो, वहां पे भी डिटेल में बहुत सारा आप लोगों के कंसेप्चुअल मैटर डाला हुआ है। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की सबसे बेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने आप लोगों को नाम मात्र के शुल्क में प्रोवाइड करवा दी है। यदि अब भी आप वंचित रहते हो तो फिर भगवान ही मालिक है आप लोगों का। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल वापस मिलेंगे डिटेल वाले। अब ये ट्रिकें याद हो जानी चाहिए, डिटेल वाली क्लास, यानी कि अब जो है अपन एक एक प्रजामंडल को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, वो कल से अपन शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, अपन मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।